डिसीजन ट्रीज से पहले हमने ना लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन के टॉपिक्स कवर किए। अगर उन दोनों टॉपिक्स में देखा जाए तो लीनियर रिग्रेशन में हमने कहा था दे आर गुड इन फोरकास्टिंग या प्रेडिक्शन व्हेन यू हैव कंटिन्यूस वेरिएबल्स। आपके पास वेरिएबल्स कंटिन्यूस होते हैं तो और अगर आपने के पास डिस्क्रीट आउटकम्स होते हैं जैसा विन और लॉस, ठीक है, उसमें वो कंटिन्यूस आउटपुट नहीं है, वो डिस्क्रीट आउटकम है, तो उसके लिए हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज़ करते हैं। लेकिन रियल वर्ल्ड में हमारे पास बहुत सारे ऐसे डेटा सेट्स आएंगे या आते हैं जिसमें हमारे पास एक ही डेटा सेट में कंटिन्यूस डाटा भी होगा और डिस्क्रीट डाटा भी मौजूद होगा। सो इन ऑर्डर टू टैकल और क्लासीफाई दैट काइंड ऑफ डाटा वी मस्ट हैव सम एल्गोरिथम जो कि दोनों की प्रॉपर्टीज़ को ऑब्जॉर्व कर सके। इसमें डिसीजन ट्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड कहते ना एल्गोरिथम। और डिसीजन ट्री से आगे इसकी बहुत सारी वेरिएशंस हैं। ये इसका बेसिक एल्गोरिथम है और लेट्स सी के हाउ इट वर्क्स। डिसीजन ट्री की एक टिपिकल एग्जांपल यहाँ पे सामने शेयर की गई है। जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कुछ कैटेगोरिकल डाटा आपके पास यानी डिस्क्रीट डाटा और कुछ कंटिन्यूस डाटा यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, इस पर्टिकुलर। अब यहाँ पे वो प्रिडिक्ट क्या कर रहा है कि वेदर सम पर्सन विल चीट और नॉट, ठीक है। और ये किस बेस पे कर रहा है कि उसकी इनकम, उसकी मैरिटल स्टेटस, उसको रिफ़ंड मिला है या नहीं मिला। बज़ाहिर आप जो देखने में आएगा कि यार आप सिर्फ उसका मैरिटल स्टेटस देखेंगे और कहेंगे अच्छा वो धोखा देगा या नहीं, या उसकी इनकम देखेंगे, पर रिफ़ंड का आपको लगता है कि इससे कोई ताल्लुक़ नहीं हो सकता, लेकिन डाटा शो करता है कि इसका उससे कोई रिलेशनशिप है। अच्छा, ये इसका एक डिसीजन ट्री बना है। डिसीजन ट्री को हमेशा टॉप से बॉटम की तरफ जो है ड्रॉ किया जाता है। और इसमें ना जो एलिमेंट्स हैं, अगर आप देखें तो इसमें हर जो ये स्क्वायर बॉक्स है इसको हम नोड कहते हैं। और जो सबसे टॉप पे जहाँ से डिसीजन ट्री बनना शुरू होता है उसे रूट नोड कहा जाता है। और उसके नीचे डिसीजन ट्री की नोड्स होती हैं, डिसीजन नोड्स होती हैं जो क्योंकि हम इसे ट्री कहते हैं तो ये इसकी ब्रांचेस हैं। और जो आपको इसकी आउटकम नज़र आ रही है जिसमें नो और यस आपको नज़र आ रही है, दीज आर द लीव्स। इसे हम लीव्स कहते हैं या टर्मिनल नोड्स भी कह सकते हैं आप लोग, ठीक है, लीव्स या टर्मिनल नोड्स। तो आउटकम्स में हमारे पास टर्मिनल नोड्स ही होंगी। तो अब इसमें दो एलिमेंट तो हमारे क्लियर हो गए। तो अब आप देख सकते हैं ये मैरिटल स्टेटस से इसे ब्रेक डाउन कर रहा है। ओके, मैरिड है तो वो नहीं करेगा, अगर सिंगल या डिवोर्स है तो फिर वो चेक करे कि इसका रिफ़ंड हुआ है या नहीं हुआ। रिफ़ंड हो गया है तो फिर नहीं करेगा, रिफ़ंड नहीं हुआ तो फिर उसकी टैक्सेबल इनकम देखे। और ये टैक्सेबल इनकम यहाँ पे कंटिन्यूस डाटा है, उसके थ्रेशोल्ड डिसीजन ट्री ने एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया के मुताबिक डिसाइड की है। 80 के यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उसने 80 के पे थ्रेशोल्ड लगाया है यहाँ पे, ठीक है। वो आगे लॉजिक है इसकी, तो वो आगे देखते हैं। तो ये इसके जो ना समरी यहाँ पे प्रेजेंट की हुई है। आई विल जस्ट स्किप दैट समरी। ये इसका जनरल स्ट्रक्चर है, ठीक है। सबसे ऊपर रूट नोड होता है, उसके बाद उसकी ब्रांचेस क्रिएट की जाती हैं दोनों लेफ़्ट और राइट्स दोनों साइड पे, उनको डिसीजन नोड्स भी कहते हैं। एंड पे जहाँ पे ब्रांचेस एंड होती हैं वहाँ पे आप लीफ नोड्स या टर्मिनल नोड्स, जिस, ठीक है, या जो प्रिडिक्शन आप करना चाह रहे होते हैं वो होते हैं। तो ये उनकी इंडिविजुअल जो ना कंपोनेंट जो हैं उनकी फॉर्मल एक तरह से एक्सप्लेनेशंस हैं या डेफिनेशन समझ लें। रूट नोड क्या होती है, जो इंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करी है। अगर इस पर्टिकुलर केस में देखा जाए तो आप जिस भी टर्मिनल नोड से पे एंड हो, रूट नोड विल बी पार्ट ऑफ दैट टर्मिनल नोड। क्योंकि अगर टर्मिनल नोड से ये फाइनल आउटकम ये है ना इसकी टर्मिनल नोड, इसे आप बैकवर्ड अगर प्रोपिगेट करेंगे या ट्रैक डाउन करेंगे तो इट विल ऑलवेज रिजल्ट इन रूट नोड। ऐसा ही है, ठीक है। तो इसका मतलब रूट नोड जो है वो इंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। बेसिकली ये सारे वेरिएबल हैं, आपके रूट नोड है या डिसीजन नोड है, दीज आर योर वेरिएबल्स। सेपरेटिंग जस्ट एक प्रोसेस है, ठीक है, डिवाइडिंग अ नोड इनटू टू और मोर सब नोड्स। सिमिलरली डिसीजन नोड्स आर द जो कि ना सब नोड्स जो होती हैं वो होती हैं लीफ नोड्स होती हैं, जो फाइनल नोड। प्रूनिंग एक प्रोसेस है जो अडॉप्ट किया जाता है। प्रूनिंग अगर के जो ना वर्ड जो है ना बेसिकली गार्डनिंग से है। गार्डनिंग में मतलब माली हजरात जो हैं वो ये क्या कहते हैं, वो ना
कैंची लेके ना शाखों को काटते हैं, प्रून करते हैं ताकि नई शाखें निकलें और जो डेड एंड्स हैं उनको ख़त्म किया जा सके। तो प्रूनिंग इज़ जस्ट लाइक अ प्रोसेस। आप अगर बाज़ का डिसीजन ट्री बहुत बड़ा बन रहा होता है तो आप उसमें सारी नेसेसरी चीज़ें जो काट रहे हैं, प्रून कर रहे होते हैं। आप समटाइम्स एक ब्रांच या सब ट्री को भी ले सकते हैं लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे, जैसे भी चाहें, ठीक है। और पेरेंट और चाइल्ड नोड जो है ना, इट्स अ रिलेशन एक्चुअली। जो ऊपर वाली साइड पे होता है वो पेरेंट नोड होता है और जो उसके नीचे होता है वो चाइल्ड नोड होता है हमेशा। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। अच्छा, अब ये एक एग्जांपल दी हुई है, इस एग्जांपल को लेके चलेंगे आगे। तो एग्जांपल में अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे एक डाटा है जिसमें एजुकेशन ऑफ द एम्प्लॉय, मैरिटल स्टेटस, उसकी रेस टाइप, उसकी जेंडर और उसकी सैलरी। अब अगर कोई ये डिसाइड करना चाहता है कि मैंने किसी अगर बंदे को हायर करना है तो मैं उसको कितनी सैलरी दूँ, 50K से कम दूँ या 50K से ज़्यादा दूँ। इसमें अभी फ़िलहाल 2 क्लासेस थ्रेशोल्ड्स बताए हैं। हमने प्रिडिक्ट क्या करना है ऑन द बेस, ये पास्ट डाटा है, जस्ट रिमेंबर। तो इस बेस पे हमने पैटर्न लर्न करना है और यूजिंग डिसीजन, और ये प्रिडिक्ट करना है कि वेदर इनकमिंग पर्सन शुड बी ऑफर्ड 50K से लेस या 50K से ज़्यादा। अब उसके क्राइटेरियाज क्या रखे हुए हैं? अब उसके लिए क्राइटेरिया उसके एजुकेशन नॉर्मली है, उसका मैरिटल स्टेटस है, उसकी रेस है और उसका जेंडर है। अब आप कहेंगे यार सिर्फ एजुकेशन होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन जो ये तो हायर करने वाले की मर्ज़ी कि वो क्या क्या क्राइटेरिया रखना चाहता है। लेकिन पास डाटा जो हमारे पास मौजूद है उसकी बेस पे हम एक मॉडल बनाएंगे यहाँ पे। अच्छा, ये हमारे पास मॉडल। अच्छा, इस मॉडल में अगर आप देखें तो 50K से जो टोटल ये 14 हैं ऑब्जर्वेशन हमारे पास। इन 14 ऑब्जर्वेशन में से हमारे पास आई गेस 9 जो है वो 50K से कम है और 5 जो है वो 50K से ज़्यादा है, ठीक है, आउटकम जो बेसिक बात की जाए, ठीक है। अच्छा, अब इससे कहानी में हमने पहले सबसे पहले तो ये देखना है कि हमारी डिसीजन ट्री बनाना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हमारा इन ये 4 वेरिएबल इसमें मौजूद हैं, एम्प्लॉय, क्या, एजुकेशन, मैरिटल स्टेटस, रेस और जेंडर। इन चारों में से हमारा रूट नोड कौन सा होगा डिसीजन ट्री का, जहाँ से डिसीजन ट्री बनाना शुरू करना है। उसके लिए हम लोग जो टेक्निक यूज़ करते हैं वो है इंफॉर्मेशन गेन। इंफॉर्मेशन गेन इज़ एक्चुअली द मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि हाउ सर्टन वी आर। अब ये अनसर्टेनिटी ऐसे हवा में कैलकुलेट नहीं करेंगे, देयर इज़ अ सर्टन थिंग अटैच टू इट। इसकी एक एग्जांपल दी हुई है लास्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन में। हमने एक एग्जांपल देखी थी कि 2 पार्टीज़ हैं जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही हैं, पार्टी ए और पार्टी बी। तो एक 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 जगह पे उनके चांसेस 50-50 हैं और एक पे 90-10 है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटीज़ दोनों सूरतों में मुख्तलिफ हैं, प्रोबेबिलिटीज़ की हम बात कर रहे हैं। तो इसके उस पर्टिकुलर केस में जब हम उसकी एंट्रोपी, ये एंट्रोपी का एक जनरल फार्मूला है, तो करेंगे तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या हो क्या रहा है, जहाँ पे चांसेस इक्वल थे पार्टी ए के भी पार्टी बी के भी, तो ये हमारे पास फार्मूला पी लॉग बेस 2p प्लस क्यू लॉग 2। पी इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट वन एंड क्यू इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 हैपनिंग। तो दोनों में इवेंट 50% है, यानी 0.5 है, तो इसकी ओवरऑल अनसर्टिनिटी बनेगी 1, ठीक है। इस अंडरस्टैंड ओवरऑल ये, लेकिन जिसमें 90 और 10 की रेशो थी, ये पी वॉज 90, ठीक है, 0.9 से इसे रिप्रेजेंट किया, फार्मूला वही है, और दूसरे में 0.1 है यानी कि 10% है। अब इसकी ओवर अनसर्टिनिटी कितनी बन रही है, 0.47। सो ये बेसिकली हमें बता रहा है कि हाउ मच सर्टेन वी आर अबाउट अ पर्टिकुलर आउटकम। अच्छा, इसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं, वो आगे वैसे इंटरप्रिटेशन वाला माना जाएगा तो फिर देखेंगे। वैसे इन जनरल मैं बता रहा हूँ, वो कह रहा है द सेकंड सिनेरियो हैज़ लेस ओवरऑल अनसर्टेनिटी देन द फर्स्ट बिकॉज द सेकंड सिनेरियो हैज़ अ 90% चांस ऑफ, ठीक है। इस ये बेसिकली अनसर्टेनिटी है, यानी कि यहाँ पे 100% वी आर अनसर्टन, किसी तरफ भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ हम वी आर मोर सर्टन अबाउट द के पार्टी ए विल विन, क्योंकि 90% इसकी जो है ना चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, इन्फॉर्मेशन गेन कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, पीछे जो हमने टेबल देखा था, ये वाला टेबल, अगर इसको आप जहन में रखें तो हमने कहा था कि एम्प्लॉय
जो है उसकी सैलरी को हमने प्रिडिक्ट करना है नए आने वाले को ऑन द बेस ऑफ द पास्ट डाटा। इस पर्टिकुलर केस में 9 लोग जो हैं उनके 50 के से कम है और 5 पीपल आर देयर के जिनका 50 के से ज़्यादा सैलरी है ऑलरेडी, ठीक है, और उनके उनके हमने डाटा ये वाला लिया। अब हमने अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी है ऑफ ईच वेरिएबल, ठीक है, लेकिन उससे पहले हम इसकी ओवरऑल अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए एक बहुत सिंपल है, ये अगर आपको नज़र आ रहा हो 50 के से कम 9 है और 50 के से ज़्यादा ये और टोटल है 14, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। अगर इनको हम रेशो वाइज करें तो क्या बनेगी रेशो इनकी, 14 में से और 9 आउट ऑफ 14 और 5 आउट ऑफ 14, जो कि बनेंगे 0.64 एंड 0.36, ठीक है। दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 एंड दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2, ठीक है, क्लियर है ये। चलो जब ये हमने कर लिया इट्स वेरी सिंपल, तो इसको हम वो जो ऊपर फार्मूला था पी लॉग पी प्लस क्यू लॉग क्यू, तो ये पी लॉग पी यानी 50 के से कम वाले की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 0.64 इसके मुताबिक, ठीक है। वो पॉइंट उसको इस फार्मूले में इनपुट किया तो 0.41 आ गई और ये 0.53 आ गई और ओवरऑल अनसर्टेनिटी कितनी बनी 0.94, ये आ गई अब ओवरऑल अनसर्टेनिटी। अब हम हर वेरिएबल की अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कौन सा वेरिएबल हमारी अनसर्टेनिटी को बहुत सबसे कम कर रहा है। हमने सर्टेन होना है, सर्टेन होना तो इसका मतलब है हम अनसर्टेनिटी को कम करेंगे, सॉर्टेड ना, ये तो जनरल लॉजिक है। तो अनसर्टेनिटी को कम करेंगे हम, तो ये आ गई हमारी ओवरऑल एक थ्रेशोल्ड। अच्छा आगे मूव करते हैं। अब हम पहले एक वेरिएबल को ले लें, मसलन यहाँ पे उसने जो लिया है आई गेस एजुकेशन को लिया, काउंट ऑफ एजुकेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, हाँ एजुकेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ को लिया, एजुकेशन को लिया सेक्स को लिया, नहीं सेक्स को लिया, सॉरी ये सेक्स को लिया। अच्छा अब इस कहानी में क्या है कि पी एंड क्यू आर टू वेरिएबल्स, पी किसको डेजिग्नेट कर रहा है लेस देन 50 को और क्यू किसको डेजिग्नेट कर रहा है ग्रेटर देन 50 को। अगर हम जेंडर की बात करें तो जेंडर मैं देखना चाहता हूँ कि जेंडर वाइज कोई मैं ऐसे डिस्टिंक्शन कर सकता हूँ कि अगर जेंडर ये हो तो मैंने इसे 50 के से ज़्यादा देना है, ये हो तो 50 के से कम देना है, ओके। अब फीमेल्स का जो डाटा उस ऊपर जो टेबल पर मौजूद है उसको मैंने डिवाइड कर लिया कि कितने फीमेल्स हैं जिनके पास 50 के से कम है और कितनी फीमेल्स हैं जिनके पास 50 के से ज़्यादा है। गॉट इट। तो ओवरऑल 5 फीमेल्स थी उनकी और उसमें 4 का 50 के से कम है और 1 का 50 के से ज़्यादा सैलरी है। सिमिलरली मेल्स 9 मेल्स हैं जिनमें 5 की सैलरी 50 के से कम है और 4 की 50 के से ज़्यादा है। प्रोबेबिलिटीज़ निकल आएंगी यहाँ से, उन प्रोबेबिलिटी की बेस पे ये वैल्यूज़ निकल आएंगी पी लॉग पी और क्यू लॉग क्यू, ठीक है। उनको सम किया 0.72 एंड 0.99, जो हमने इसमें कुछ इजाफी चीज़ कैलकुलेशन की, बस जस्ट उसकी रेशो निकाल के उसको जो है ना उसकी ओवरऑल एंट्रोपी भी निकाल लिया 0.72 और 0.9। अच्छा अगर आप देखें तो ये टोटल 14 बनते हैं, 4 + 5 9 और 1 + 4 14, और ये इस तरह भी 14 बनेंगे और इस तरह भी 14 बनेंगे, ओवरऑल 14 ही रहेंगे क्योंकि 14 ऑब्जर्वेशन है हमारे पास। अच्छा अब इसमें हमने वेटेड अनसर्टेनिटी निकाली है क्योंकि ये फीमेल और मेल दे आर नॉट इन इक्वल प्रोपोर्शंस। मसलन फीमेल्स कितनी थी 5 हैं यहाँ पे, 4 जो हैं वो 50 के से कम वाली और 1 जो है 50 के से ज़्यादा लेने वाली। 5 और 14 मल्टीप्लाई बाय योर अनसर्टेनिटी, तो ये आपकी वेटेड अनसर्टेनिटी दोनों की कैलकुलेट होगी और इसको जब सम करेंगे तो दैट विल बी आवर ओवरऑल वेटेड अनसर्टेनिटी, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ये जो वेरिएबल है ये कैटेगोरिकल है, इस वजह से हमें हर इवेंट की अनसर्टेनिटी जो निकालनी है अलग से, जिसमें मेल और फीमेल अलग से 2 इवेंट्स हैं और इनको हम लिंक कर रहे हैं अपने आउटकम से कि क्या आउटकम्स हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं। ओके हमारे पास अनसर्टेनिटी पहले क्या ओवरऑल अनसर्टेनिटी क्या थी 0.94 और 0.94 में से माइनस किया पॉइंट, ये जो हमारे पास ओवरऑल वेटेड अनसर्टेनिटी है ये 0.894, तो हमारे पास
क्या चेंज आई 0.046। सो इसका मतलब है ओरिजिनल एंट्रोपी हमारी 0.94 थी, और अगर हम सेक्स को लें तो हमारी जो एंट्रोपी है 0.0546 नीचे आएगी। ओके, इस तरह बाकी की कैलकुलेट करें तो ये सिचुएशन बनती है। ठीक है, इसमें मुझे सिर्फ ये बताएं कि ये अगर लास्ट कॉलम देख के कि कौन सी वेरिएबल में, चाहे एजुकेशन, सेक्स, मैरिटल स्टेटस या रेस, किस में सबसे मैक्सिमम अनसर्टेनिटी रिड्यूस हो रही है, मैक्सिमम रिड्यूस हो रही है, रिड्यूस हो रही है ना, रिडक्शन एजुकेशन में। ये डिफरेंस है ना, अनसर्टेनिटी ओरिजिनल की थी क्या था 0.94, और इसकी जो ओवरऑल वेटेड आई एजुकेशन की, ठीक है 0.67। इसका डिफरेंस जब निकाला तो ये रिडक्शन मैक्सिमम ये दे रहा है हमें, ठीक है, ये तो कम दे रहा है, ये रिडक्शन कम है। ओके, तो इसका मतलब हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमारी जो एजुकेशन है ये हमारी रूट नोड होगी, या जिस भी करंट नोड पे होंगे उस करंट नोड को हमने, तो एजुकेशन यहाँ पे लिखा भी हुआ है। From that we can observe that the separating decision should be based on education and not on any other variable, because it is the variable that reduces the overall uncertainty by the most। ठीक है, सबसे ज़्यादा ये हमारी रिड्यूस कर रही है। Once a decision about the separate has been made, the next step in the case of variables that have been more than one distinct variable would be to determine which unique value should go to the right and। अब हमने ये डिसाइड कर लिया कि अच्छा एजुकेशन जो है हमारी जो है रूट नोड होगी, लेकिन एजुकेशन में कौन सी राइट तरफ जाएगी, और क्योंकि हम डिसीजन ट्री जब बनाते हैं, अगर इफ़ यू रिमेंबर, तो हम डिसीजन ट्री ऐसे बनाते हैं। अब एजुकेशन अगर यहाँ पे आ रही है रूट नोड के तौर पे, तो राइट पे कौन सी लेफ्ट पे कौन सी जाएगी और राइट पे कौन सी जाएंगी वैल्यूज़, क्योंकि एजुकेशन में देयर आर मल्टीपल वैल्यूज़। ये अगर एजुकेशन का टेबल आप देखें, बैचलर्स है, हाई ग्रेड स्टूडेंट्स 11th 9th, ठीक है, सम कॉलेज एसोसिएट एकेडमी है, तो देर मैनी वैल्यूज। तो कौन को किसको लेफ्ट साइड पे रखेंगे, किसको राइट साइड पे रखेंगे, तो हमने ये डिसाइड, पहले तो ये डिसाइड किया कौन सा वेरिएबल हमारा करंट नोड पे आएगा। ओके, वी हैव डिसाइडेड आफ्टर कैलकुलेटिंग द एंट्रोपी के एजुकेशन विल बी दैट वेरिएबल। अब अगला सवाल ये कि इसका थ्रेशोल्ड क्या होगा, स्प्लिट क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे वो एक डाटा रिप्रेजेंट कर रहा है कि एजुकेशन की वैल्यूज़ को अगर लिया जाए और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेस दैन इक्वल टू 50 के, क्योंकि अब आपके पास दो वैसे अगर आप थ्रेशोल्ड भी बनाएं, दो आउटकम्स हैं, लेस दैन 50 के, ये जस्ट रिमेंबर हम एजुकेशन के बेस पे एम्प्लॉय ऑफ द सैलरी को प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो लेस दैन 50 के है या ग्रेटर दैन 50 के, अगर लेस दैन 50 के को कंसिडर किया जाए तो हमारे पास मुख्तलिफ जो डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ हैं एजुकेशन की, उसमें ये परसेंटेज इस दिस परसेंटेज ऑफ वैल्यूज़ बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर जिसको कहते हैं आउटकम। ठीक है, ओवरऑल ये 64% है। 64% आपको जस्ट रिमेंबर हो, इफ़ यू रिमेंबर के क्योंकि ये 14 टोटल ऑब्जर्वेशन थी, 14 इसमें से 9 जो हैं वो लेस दैन 50 के थी और 5 जो है 50 के से ज़्यादा थी। तो ये 64% इसकी 50 के से कम वाले की ओवरऑल परसेंटेज थी। एनीवेज, तो ये डिसाइड करना कि कौन से लेफ़्ट साइड पे जाएंगे और कौन से राइट साइड पे जाएंगे, उसके लिए हम जो टेक्निक लगाते हैं उसे कहते हैं गिनी इम्प्योरिटी। तो गिनी इम्प्योरिटी बेसिकली इट रेफर्स टू द एक्सटेंट ऑफ इनइक्वालिटी विद इन अ नोड। ठीक है, और अगर सादे अल्फाज में देखा जाए तो ये एक ऐसी टेक्निक है तो जो प्योरेस्ट पॉसिबल ऑब्जर्वेशंस को या आउटकम्स को एक तरफ करती है और बाकी इम्प्योर नोड्स को राइट साइड पे कर देती है। हम लेफ़्ट साइड पे डिसीजन ट्री में एक हम रूल लोग बनाते हैं कि लेफ़्ट साइड पे हम प्योरेस्ट पॉसिबल जो है ना ऑब्जर्वेशंस वो रखेंगे, प्योरेस्ट। हमारी कोशिश होगी कि 100% प्योर जो है ना वो लेफ़्ट साइड पे, बाकी इम्प्योर जो है ना राइट साइड पे
ले जाएंगे और फिर इसको सेपरेटिंग कर देंगे। अगर तो 100% या मैक्सिमम जो भी आपकी प्योरिटी है, प्योर ऑब्जर्वेशन है, वो लेफ्ट साइड पे जाएंगी। अगर वो 100% तो फिर तो वहीं पे वो डिस्टिंक्टी ख़त्म हो गया, लेफ्ट साइड वाला, राइट साइड वाला चलता रहेगा। लेकिन अगर वो 100% प्योर नहीं होगा तो उसको दोबारा उसको सेपरेट करके प्योर करेंगे लेफ्ट साइड को। ठीक है, ऐसे चलता है। ओके, इसके लिए फार्मूला बहुत सिंपल है, 1 - p² + q²। p और q यहाँ पे वही प्रोबेबिलिटीज़ हैं ऑफ इवन 1 एंड इवन 2। ठीक है, या आप क्लास भी कह सकते हैं। ये इसकी एक एग्जांपल दी हुई है, इसको आप कंसिडर करना चाहते हैं। ये इस टेबल दिया हुआ है जो मेन टेबल है। लेट्स, अब हमने ये डिसाइड किया था तो कि एजुकेशन विल बी आवर करंट नोड जिसको हम सेपरेट करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें दोबारा वही एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। क्या, दो आउटकम्स हमारे पास, 50K से कम और 50K से ज़्यादा, ये वाली। ठीक है, और इसमें हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं एजुकेशन की, 11th 9th एकेडमिया, ये वो, इसको हमने इसमें से निकाल लिया कि 50K से कम कितने को बिलोंग करती है, 50K से ज़्यादा कितने को बिलोंग करती है। ऊपर आपने टेबल में देखा था कि 9th 11th और एसोसिएट एकेडमिक ये 100% इसी को बिलोंग करती है, 50K से कम को बिलोंग करती है। इनकी कोई ऑब्जर्वेशन 50K से ज़्यादा में नहीं है। ठीक है, बाकी बैचलर्स की ये रेशो है और ये वो। एनीवेज, ये ग्रैंड टोटल उसका आ रहा है इंडिविजुअल जो है ना ऑब्जर्वेशंस का, डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ का। ओके, लेफ़्ट नोड और राइट नोड। अब बात कहानी करते हैं कि लेफ़्ट नोड और राइट नोड की। लेफ़्ट नोड पे भी हमारे पास दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज़ हैं और राइट नोड पे भी हमारे पास दोनों इवेंट्स की होने की प्रोबेबिलिटीज़ हैं। ओके, लेफ़्ट नोड पे मिसाल के तौर पे मैं ये 11th जो है, जो कि एक ऑब्जर्वेशन है ना, तो एक ऑब्जर्वेशन है और वो 50K से कम को बिलोंग करती है। मैंने उसको लेफ़्ट नोड पे ले गया। लेफ़्ट नोड में अगर लेके जाऊँ तो ये किसको बिलोंग करती है, पी या क्यू को? पी को बिलोंग करती है, क्योंकि इट इज़, हम कह रहे हैं 50K से कम जो है पी और 50K से ज़्यादा जो है वो क्यू है, सेकेंड इवेंट है। ओके, तो इसका मतलब है 100% मेरी यहाँ पे आ गई, ऐसा ही। तो 14 ऑब्जर्वेशन में से जब एक ऑब्जर्वेशन इधर चली गई लेफ़्ट पे, तो बाकी राइट रोड पे कितनी रह गई, 30। और 13 में से जो रेशो बनेगी वो क्या बनेगी, 13 में से रेशो बन जाएगी, क्योंकि एक जो पी वाली इधर आ गई है, तो अब वो रेशो रह गई है 13:5 की। टोटल 14 थी ना, एक निकल गई तो 13 रह गई। वो 13 में से जो एक निकली है वो पी को बिलोंग करती थी। वो पी वाली, इसलिए आप देखिए वो 64 से 62% रह गई है। और क्यू, वो 13 में से ये जो बाकी की परसेंट 62 38 जो है। गॉट इट? अच्छा, टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी थी, 14। ठीक है, अच्छा ये आखिर वाली को देख रहे हैं, इससे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। लेफ़्ट नोड पे हमने एक रख दी और वो एक भी जो है किस में है, पी पे है। ओके, अब राइट नोड पे हमारे पास बाकी 13 ऑब्जर्वेशन है। उन 13 में से जो पी को कितनी बिलोंग कर रही है और क्यू को कितनी बिलोंग कर रही है? पी को 8 बिल्कुल, बाकी 5 13 को। पहले पी को, इससे पहले ये करने से पहले 14 थी, और पी को कितनी बिलोंग कर रही थी, 9 ऊपर जो हमने किया था, और क्यू को बिलोंग कर रही थी 5, ऐसे ही। अब एक उधर निकल गई तो 13 इधर आ गई, और 13 की रेशो इसलिए पहले 64:36 थी। अब चूँकि पी वाली एक निकल के इधर आ गई है, तो लेफ़्ट ओवर में से इसकी रेशो आप देखें, क्यू की ज़्यादा हो गई है, पी की कम हो गई है। वॉट इट? तो ऊपर जो वेटेड इम्प्योरिटी है, जो इस फॉर्मूले 1 - p² + q², इसके मुताबिक हम ये वेटेड इम्प्योरिटी निकाल लेंगे। ठीक है, सिमिलरली नाइन्थ वाले भी एक ही ऑब्जर्वेशन है जो हम कह रहे हैं लेफ़्ट नोड पे ले जाएंगे। अगर ये हम लेफ़्ट नोड पे लेके जाते हैं और लेफ़्ट नोड में भी ये पी को बिलोंग करती है, क्यू को बिलोंग नहीं करती। ठीक है, ओके। अब राइट नोड पे फिर कितनी रह गई, 12। और 12 में से अगर आप देखें तो दोनों की रेशोज़ क्या है,
वो उसकी मज़ीद एक कम होगी 7 और 5, ठीक है। और ये सर सिमिलरली ये सर टेबल बनता जाएगा। ये वैसे आपको राइट लेफ्ट नोड का ऑब्जर्वेशन भी बता रहा है। इन दी एंड हम क्या कर रहे हैं, हम ये सारे कह रहे हैं कि हम 13 लेफ्ट नोड पे रख दिए और एक राइट नोड पे इन दी एंड, और सर की इम्प्योरिटी हम निकालते गए। अब ये सर हमने कैलकुलेशंस कर ली, दिस इज जस्ट, इसमें सेम कैलकुलेशन बार बार हो रही है, आइटरेटिवली हो रही है। आप देखिए पहले तो एक एक ऑब्जर्वेशन थी तो वो उसमें तो कोई मसला नहीं था, लेकिन दूसरी में ये बैचलर्स में 4:2 की रेशो है। जब हम ये 6 की 6 को इधर लेके जाएंगे तो दैट विल बी एक्चुअली यहाँ पे लेफ्ट नोड पे इम्प्योरिटी आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अच्छा एनीवेज मैं आता हूँ अब आगे इसकी इंटरप्रिटेशन में। ये कैलकुलेशंस में कोई प्रॉब्लम, चलो ओके ये डिफरेंट है। जिसकी कैलकुलेशन बेसिकली बताई हुई है। ओके ये तो फिर सेपरेटिंग फर्दर आ गया। सो अभी सेपरेटिंग फर्दर इससे पहले एक मैं चीज़ दिखाना चाह रहा था। अच्छा वो कहता है इन आवर एग्जांपल द कॉम्बिनेशन 11th 9th एंड एसोसिएटेड एकेडमिक गोज टू द लेफ्ट नोड एंड द रेस्ट गो टू एज दिस कॉम्बिनेशन हैज़ द लीस्ट वेटेड इम्प्योरिटी। अच्छा यहाँ पे लीस्ट वेटेड इम्प्योरिटी की बात करते हैं। आपको यहाँ पे लग रहा है यहाँ पे 0.39 है, ठीक है। जैसे ही ये बैचलर्स वाले पे गए तो इधर भी 0.39 ही है, इससे ऊपर आगे मज़ीद बढ़ना शुरू हो गई। तो लीस्ट वेटेड इम्प्योरिटी तक हम जाएंगे, ठीक है। और उस वो हमारा सेपरेटिंग पॉइंट होगा, इसलिए उसने 11th 9th और एसोसिएट लेफ़्ट साइड पे कर दिया। और बाकी यानी कि हमारे जो ये यहाँ तक हम करेंगे 3 जो है ना हमारी ऑब्जर्वेशंस वो लेफ्ट नोड पे चली जाएंगी और बाकी 11 जो है राइट में होगी। अब जब हम फर्दर सेपरेटिंग करेंगे, ठीक है, तो फर्दर सेपरेटिंग में फिर दोबारा प्रोसेस हम रिपीट करेंगे इंफॉर्मेशन गेन का जो पहले हमने किया, और हम ये 11 में पे अप्लाई करेंगे इंफॉर्मेशन गेन टू डिसाइड कि कौन सा वेरिएबल जो है हमने रखना है टॉप पे। इसकी आगे फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, क्या इसको जारी रखें या नेक्स्ट टाइम के लिए रखें?